छात्रों, मैं जितेंद्र मणि त्रिपाठी, सहायक अध्यापक, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के विद्युत चुंबकत्व नामक पाठ में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव भाग 4 भाग 4 में वृत्ताकार धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जिसको वृत्ताकार कुंडली या वृत्ताकार लूप कहा जाता है, के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के विषय में अध्ययन किया जाएगा। तो मैं हेडिंग दे रहा हूं, वृत्ताकार कुंडली या इसी को लूप कहा जाता है, द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मतलब ये है कि हम लोग इसमें जानेंगे, इसके पहले तो हम लोग जाने हैं कि सीधे धारावाही चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। इसमें हम लोगों को जानना है कि वृत्ताकार लूप के द्वारा कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आप मान लीजिए ये वृत्ताकार लूप है, ये एक चालक है जिसका आकार हम बना दिए हैं वृत्त के आकार का, और यहाँ पर इसमें हम लोग बैटरी कुंजी इत्यादि लगा दिया जाता है। ठीक है। अब इस लूप में धन से ऋण की ओर धारा बहती है, धारा ऐसे बह रही है। यहां पर क्या करेंगे, एक दफ्ती का टुकड़ा लगाया जाएगा। दफ्ती का टुकड़ा जब लगाया जाएगा तो इसका आकार कुछ बदल जाएगा। हम बना दे रहे हैं। मान लीजिए दफ्ती का टुकड़ा हम लगा दिए, तो ये दफ्ती के टुकड़े के अंदर यहाँ तक आएगा, और ये दफ्ती के टुकड़े के अंदर का भाग है, और ये यहाँ से इसको मिला दीजिए। ये नीचे से आके ये कनेक्ट हो गया। हम अध्ययन करेंगे कि इस वृत्ताकार लूप में जब धारा प्रवाहित किया गया है तो इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। तो इसका अध्ययन करने के लिए वही सिंपल सा प्रयोग किया जाता है कि इसमें लोहे के बारीक बुरादे को इस पर फैला दिया जाता है, और जो ही हम कुंजी को ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें लोहे के बुरादे कुछ इस प्रकार के आकार में इकट्ठा हो जाते हैं। माने एक ऐसा वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त, इस तरह से, मतलब इस दफ्ती के टुकड़े पर जहां यह वृत्ताकार लूप का यहां छेद किया गया है, वही छेद इन वृत्तों का केंद्र हो जाता है। और इसमें धारा की दिशा देखिए कैसे होगी। ऐसे हो जाएगी। ये एक वृत्त, ये बराबर दूरी पर, ये सभी वृत्त बराबर दूरी पर होती है। मतलब ये जो भी होती हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं, ये समांतर होती हैं।
और जो ठीक बीच में जो चुंबकीय बल रेखा प्राप्त होता है वह लगभग सीधी रेखा के आकार का होता है। ठीक है, तो इस तरह से लोहे के बुरादे इकट्ठा हो जाते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि ये जो कुंडली नुमा हमारा चालक है, इसमें धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो इस वृत्ताकार इस कुंडली के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह इस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो दोनों तार के पास लगभग ये वृत्त के आकार के होते हैं, उसके बाद कुछ अर्धवृत्त, कुछ अर्धवृत्त, और लास्ट में जो सबसे बीच में पड़ता है वह लगभग सीधी रेखा के आकार का हो जाता है। हम चाहें तो इस पर सादा कागज रख के चुंबकीय सुई की सहायता से इन चुंबकीय बल रेखाओं को पेंसिल से भी बना सकते हैं, और पेंसिल से बनाने पर इसी के आकार का वो दिखाई देता है। तो आप समझ गए वृत्ताकार कुंडली के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह कैसा होता है, ये आपको बता दिया गया। अब आगे आपको बताया जाएगा तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों कुंडली के ठीक बीचों बीच में जो चुंबकीय बल रेखा प्राप्त होती है, यह रेखा इस तल के लगभग ठीक लंबवत होती है। अब यहाँ और यहाँ की स्थिति को देखिए। ये दोनों ध्रुव जहां पर ये तार दफ्ती को छेद के नीचे से निकला है, यह दोनों चुंबक के जो दो ध्रुव होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, दोनों इसी के दोनों ध्रुवों के तरह से ही यह व्यवहार करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक सिरे से निकल के दूसरे सिरे में प्रवेश करती हैं, लगभग यहाँ भी वही स्थिति है आप पाएंगे। तो ये इस प्रकार से आपको ये बतला दिया गया कि वृत्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। इसके पहले आप लोग जाने कि सीधे धारावाही चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। अब हम लोग जानेंगे धारावाही परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही परिनालिका क्या होता है आपको बता दें। धारावाही परिनालिका, देखिए यह एक विद्युत कुचालक, सिलिंड्रिकल विद्युत कुचालक, इस तरह से एक पाइप ले लीजिए किसी विद्युत कुचालक के धातु का, और इस पर कोई विद्युत का चालक तार लपेट दिया जाए, तो इससे जो आकृति बनती है उसको कहा जाता है परिनालिका। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यह चुंबक की तरह से व्यवहार करना प्रारंभ कर देती है। इसका एक सिरा यस और दूसरा सिरा यन, माने साउथ और नॉर्थ, माने दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की तरह से व्यवहार करना शुरू कर देता है। यदि इस परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक किसी व्यवस्था से लटका दिया जाए और ज्यों ही हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे
ज्यों ही धारा प्रवाहित करेंगे तो यह उत्तर और दक्षिण के दिशा में ही ये स्थिर होगी और लटकेगी। मतलब यह धारावाही परिनालिका बिल्कुल क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसमें भी दो सिरे बन जाते हैं, दो ध्रुव बन जाता है। इसकी भी चुंबकीय बल रेखाएं अगर खींचा जाए तो एक सिरे से निकल के दूसरे सिरे में चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करेंगी और ठीक उसी प्रकार से इसकी चुंबकीय बल रेखाएं आती हैं जैसे क्षण चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो धारावाही प्रणालिका में और चुंबकीय क्षण में क्या क्या समानता होता है ये आपको मैं बता दूं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि दोनों में दो पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ पोल। पोल माने होता है ध्रुव। दोनों में पाए जाते हैं। ये मैं क्या लिख रहा हूं कि धारावाही प्रणालिका, हेडिंग दे रहा हूं एक ठो, धारावाही परिनालिका और क्षण चुंबक में समानता। कौन कौन सी समानता होती है इसको ध्यान दीजिए। पहला, धारावाही परिनालिका और क्षण चुंबक दोनों में दो ध्रुव होते हैं, साउथ और नॉर्थ। दूसरा, दोनों समान ध्रुव को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव को आकर्षित करते हैं। दोनों समान ध्रुव को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत ध्रुव को आकर्षित करते हैं। तीसरा, देखिए नाम दिया गया धारावाही प्रणालिका। जब इसमें धारा बहता रहेगा तभी तक ये क्षण चुंबक का काम करेगा। धारा नहीं बहेगा तो ये कोई चुंबक का काम नहीं करेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि धारावाही प्रणालिका और क्षण चुंबक से ये समानता किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। तीसरा क्या है कि दोनों ही क्षण चुंबक और धारावाही प्रणालिका दोनों ही लोहे के बुरादों को आकर्षित करते हैं। दोनों ही लोहे आदि के बुरादे को आकर्षित करते हैं। चौथा, दोनों को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने से ये उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थिर होते हैं। दोनों को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने से उत्तर तथा दक्षिण दिशा में लटकते। और भी तमाम ऐसी विशेषताएं हैं। दोनों की चुंबकीय बल रेखाएं लगभग समान होती हैं। दोनों की चुंबकीय बल रेखाएं समान होती हैं। तो इस तरह से आप जान लीजिए कि धारावाही प्रणालिका बिल्कुल क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। इसके विषय में मैं आपको बता दिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे
बायो एवं सेवर्ट नियम धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए उन्होंने क्या नियम दिया, इसको मैं अब बता दे रहा हूं। अब हम लोग जानेंगे बायो एवं सेवर्ट के नियम से धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जैसा कि आपको बताया गया, विद्युत चुंबकत्व के जन्मदाता कौन थे, आपको बताया गया है ऑस्टेड महोदय। जब इन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोज दिया, बता दिया, तो उसके बाद लाप्लास, फैराडे और एम्पियर ऐसे तमाम से वैज्ञानिकों ने इस पर शोध करना शुरू कर दिया। लेकिन उसी क्रम में बायो एवं सेवर्ट महोदय ने यह एक नियम बनाया कि धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, कैसे होता है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक धारावाही चालक लिया, मान लीजिए इसका नाम है ए बी। इसमें जब धारा की दिशा ऐसे दर्शा दिया गया, इसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। इस चालक में धारा प्रवाहित करने पर निश्चित तौर से इसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उन्होंने एक बिंदु, यहां पर एक बिंदु P ले लिया और कहा कि हमें इस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी गणना करनी है। तो इन्होंने इस बिंदु से इस चालक को मिला दिया। चालक में जो धारा बह रही है उस दिशा और बिंदु P को चालक से मिलाने वाली रेखा के बीच में मान लीजिए अगर कोण बन रहा है और चालक की लंबाई अगर मान लीजिए डेल्टा L है और चालक में बहने वाली धारा I है, इन सब में इन्होंने एक सूत्र स्थापित किया। तो सबसे पहले हम इसको लिख दे रहे हैं कि माना चालक की लंबाई बराबर डेल्टा L, चालक में बहने वाली धारा बराबर I, चालक में धारा की दिशा तथा जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है को चालक से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण थीटा हो। तो इन चीजों को आप पहले समझ लें। डेल्टा L क्या है, चालक तार की लंबाई है। जो टुकड़ा लिया गया है, तार तो बहुत लंबा होगा, ये डेल्टा L लंबाई का वो चालक लिया गया है। चालक में जो धारा बह रही है, बहने वाली धारा वो कितनी है, I है। उसके बाद ये चालक की धारा की दिशा और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है वहां से इस चालक को मिलाने वाली रेखा के बीच में कोण जो बन रहा है वह कोण कितना है, थीटा है। तो इस पर बायो एवं सेवर्ट ने क्या नियम दे दिया। अब हमको इसको मिटाना पड़ेगा। हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पहला नियम इन्होंने दिया बायो एवं सेवर्ट के अनुसार, लिखेंगे यहां बायो एवं सेवर्ट के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र, उसको मान लीजिए, हम मान लिए चुंबकीय क्षेत्र B
यह अनुक्रमानुपाती होता है डेल्टा एल के। जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमको P पर निकालना है तो वहां पर हम लिख दे रहे हैं यहां बिंदु P पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र चालक की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती। उसके बाद इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती, B अनुक्रमानुपाती I के भी होता है, जो धारा बह रही है उसके भी। उसके बाद B अनुक्रमानुपाती होता है साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा क्या है इसके बारे में मैं अभी लिखा था, आप उसको जान लेंगे। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो B अनुक्रमानुपाती हो जाएगा I डेल्टा L साइन थीटा बटे R स्क्वायर। R क्या है? यहां से लेके यहां तक की बीच की दूरी है, उस बिंदु से चालक के बीच की दूरी। यहां आप चाहें तो कहीं इसको नोट कर लेंगे, इसको शायद नहीं लिखा गया। R क्या है? तो चालक से बिंदु P के बीच की दूरी है। अब ये सूत्र हो गया। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी राशि जब किसी के समानुपाती होता है और जब हम इसको बराबर करते हैं तो एक स्थिरांक लिखते हैं। यहां पर स्थिरांक आता है μ0/4 I डेल्टा L साइन थीटा अपान R स्क्वायर। इस सूत्र को कहा जाता है बायो एवं सेवर्ट लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, कक्षा 10 के लिए तो अति महत्वपूर्ण है, हमेशा ये परीक्षा में आता है। अब यहां μ0/4 ये क्या होता है? इसको चुंबकशीलता या पारगम्यता कहा जाता है। जहां μ0/4 एक स्थिरांक है जिसे पारगम्यता या चुंबकशीलता कहा जाता है। ये एक स्थिरांक है। तो इस सूत्र को आप नोट करेंगे, देखेंगे, जानेंगे। अब ये पारगम्यता कहाँ की है तो यहां लिखना पड़ेगा, जिसे वायु या निर्वात, वायु या निर्वात की पारगम्यता या चुंबकशीलता है। तो ये सूत्र है, आप इसको विधिवत नोट करेंगे। इसका निगमन जैसे कि बताया गया है, आप नोट कर लीजिए। एक चीज और आपको हम बता दें, यहां आप देखेंगे μ0 का मान कितना हो जाता है? 4 पाई गुणे 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये μ0 का मात्रक भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब देखिए, यदि चालक तार सीधा हो और उसकी लंबाई अनंत हो तो उसके किसी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना अगर करना चाहें तो अनंत लंबाई के एक सीधे धारावाही चालक के समीप बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? तो ये B बराबर हो जाएगा μ0 I/2πr। आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। कभी कभार ये पूछ देता है कि अनंत लंबाई के एक सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? तो B बराबर μ0 I/2πr। तो ये दोनों सूत्र आपको बता दिया गया। और आज के दिन बस इतना ही। अगले दिन इसके आगे इस चैप्टर में जो भी कुछ शेष बचा हुआ है उसको बताया जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। विधिवत आप इसको तैयार करेंगे, याद करेंगे, नोट बनाएंगे
जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी पूछिएगा, आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।